सभी को मेरा नमस्कार। अंदर की रक्षाबंधन शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है तो उसकी सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली एक और लेटर निकाला है RB 68/26, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा सर्कुलर है। काफी लॉन्ग अवेटेड हमारा क्लियरेशन चाहिए था रेलवे बोर्ड को। उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने काफी पॉजिटिव सर्कुलर निकाला है। मुझे लगता है इस सर्कुलर को जानने के बाद काफी लोगों को फायदा होगा, तो मैंने सोचा आज पे वीडियो बनाऊं। सब्जेक्ट में बात करते हैं तो कहा गया है फॉर्मेशन ऑफ पैनल इन केसेस वेयर डिफरेंट सिलेक्शंस आर बी हेल्ड साइमल्टेनियसली फॉर द सेम फीडर कैडर। थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं क्या है मामला। रेलवे में कई बार ऐसा होता है कि जो सिलेक्शंस होते हैं, खासतौर से जनरल सिलेक्शन जिसमें कई लोग अप्लाई करते हैं, तो कई लोग पैरेलल कई सिलेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या ट्रैफिक डिपार्टमेंट बात करूं तो ग्रुप डी स्टाफ जो होते हैं, पॉइंट्समैन या जो भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो अपने ही चैनल में CTCC के लिए एलिजिबल होते हैं। CMI के लिए भी लोग अप्लाई करते हैं। इधर वेलफेयर सेक्रेटरी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए अगर एलिजिबल है तो वहां भी अप्लाई करते हैं। तो एक साथ पैरेलल कई सिलेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। और कॉन्सिडेंटली कुछ लोग होशियार होते हैं, तो आजकल वैसे भी काफी होशियार लोग रेलवे में आ रहे हैं आर्मी से फाइट करके। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सभी जगह सिलेक्शन हो जाता है। जैसे CTCC में भी सिलेक्शन हो गया है, CMI में भी हो गया है, या वेलफेयर सेक्रेटरी में हो गया है। तो अभी तक ये सिस्टम था कि कर्मचारी ऑप्ट करता था, अभी भी करेगा ऑप्ट कि चलो वेलफेयर इंस्पेक्टर बड़ा पोस्ट है, किसी को वेलफेयर इंस्पेक्टर में जाना है, तो बाकी जो पैनल होता था CTCC और गार्ड का भी एक होता था सिलेक्शन, इसके अलावा CMI का होता, तो वहां वो पैनल में नाम आता था। तो वो पैनल उसकी वजह से वहां ज्वाइन नहीं कर पाता था, तो वो पैनल में हर जगह सिलेक्शन में शॉर्टेज, एक एक वैकेंसी रह जाती थी, शॉर्ट पैनल बनता था। तो हमेशा रेलवे में इश्यू ये रहा है कि इस तरह के मामले की वजह से शॉर्ट पैनल रहा, वैकेंसी हमेशा रही है। तो लोग जो डिजर्विंग लोग होते हैं, डिप्राइव ऑफ होते थे, उनको वंचित रह जाते थे अपने सिलेक्शन से। तो रेलवे बोर्ड ने बड़ा अच्छा पॉलिसी निकाला है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी वजह से कोई कर्मचारी एक से अधिक पैनल में अगर उसका नाम आ गया है, तो बाकी पैनल जहां वो ज्वाइन नहीं करता है, वहां आप किसी और को ले सकते हैं, नीचे से उठा सकते हैं। ये मैंने सरल शब्दों में बात किया, इसको हम पॉलिसी के हिसाब से हम बात करते हैं। तो मैं जरा पढ़ के सुना देता हूँ कैसे क्या है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं अभी तक इस चैनल के ऊपर, और ये आज भी वीडियो बना रहा हूं, तो इसके ऊपर जो भी मैं कह रहा हूं वो मेरे अपने विचार है, इसको ऑफिशियली ना लिया जाए। मुझे ये लेटर पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने रिसर्च करता हूँ, जिससे मैं स्टडी करता हूँ, और जो मुझे ठीक लगा ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। ऑफिशियली ना जाए, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो चीज समझ में आ रही है तो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ अपना इंटरप्रिटेशन लोगों से। प्लीज इसको ऑफिशियली ना लिया जाए। इसमें कहा गया है कि certain railways have reported that where selection different selection are held simultaneously and the feeder category for such selection are the same or overlap, the staff have the option to appear in all and any one of the selections as per their choice. In such cases, it is difficult to ascertain in advance the category of post to which a particular staff member would ultimately opt for promotion. This may lead to a situation where shortfall in panel occurs as the same employee may be selected for multiple categories. इसको मैं जरा हिंदी में बता देता हूँ। कुछ रेलवे द्वारा यह सूचित किया गया है कि जब विभिन्न चयन एक साथ आयोजित किए जाते हैं तथा ऐसे चयनों के लिए फीडर ग्रेड श्रेणी समान अथवा एक दूसरे से ओवरलैप करने वाली होती है, तो कर्मचारियों के पास अपनी पसंद के अनुसार सभी चयनों अथवा उनमें किसी एक चयन में उपस्थित होने का विकल्प होता है। ऐसे मामलों में पहले से निर्धारित करना कठिन होगा कि कोई विशेष कर्मचारी अंततः पदोन्नति के लिए किस श्रेणी के लिए विकल्प चुनेगा। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें पैनल में कमी हो जाए, क्योंकि एक ही कर्मचारी का चयन एक से अधिक श्रेणी में हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा था अभी स्टार्टिंग में कि एक कर्मचारी जो होता है कई श्रेणी, कई सिलेक्शन के लिए वो ऑप्शन भरता है, एग्जाम के लिए वो एलिजिबल होता है, तो वो फॉर्म भरता है, साथ में एग्जाम भी देता है। तो पहले से ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कर्मचारी को किस पोस्ट पे सिलेक्शन होगा, साथ ही वह जगह सिलेक्शन होगा तो किस सिलेक्शन के लिए वो ऑप्शन जाएगा, किसको चुनेगा। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट ये होता है कि जो कुछ श्रेणी, कुछ जो सिलेक्शन होते हैं वहां पैनल शॉर्ट हो जाता है, अधिक एक ही कर्मचारी के अधिक पैनल में आने की वजह से। तो शॉर्ट होने की वजह से, जो मैंने जैसे बताया था कि जो कुछ लोगों को वंचित हो जाते हैं और बाद में उसका वो एलिजिबल ही नहीं हो, दोबारा सिलेक्शन के लिए एज बार हो जाए या
कोई भी रीजन हो जाए, कोई रिटायर हो सकता है बंदा, तो इसलिए रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया, बहुत ही पॉजिटिव लिया है, बहुत अच्छा लिया है, तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। अब मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ता हूँ, जो सॉल्यूशन रेलवे बोर्ड ने जो बताया है। नंबर 2 में कहा है, रेलवे बोर्ड हैज एग्जामिन्ड द मैटर एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इन सच केसेस द प्रोविजंस ऑफ पैरा 228 ऑफ IRM 1 में बी अप्लाइड। इसमें कहा गया है, बोर्ड ने इसको एग्जामिन किया है इसको, और कहा गया है कि इस ऐसे मामलों में जो हमारा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल पार्ट 1 है, उसका पैरा 228 को आधार पर उस पर लागू होना चाहिए। अकॉर्डिंगली wherever necessary amendments in the panel may be carried out in the railway level in terms of para 219L of IRM 1। तो रेलवे बोर्ड ने बोला ऐसे मामले को डील करने के लिए दो पैरा की बात की इन्होंने, पैरा 228 और पैरा 219L ऑफ IRM। इसमें जो मेरे पास कई लोगों के मैसेज भी आए हैं, 219L जो पैरा है वो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है कि कोई भी पैनल है, जैसे अगर मान लीजिए 3 पैनल में एक कर्मचारी का मान लीजिए सिलेक्शन हुआ है, तो एक में ज्वाइन किया, बाकी 2 पैनल में उसने ज्वाइन नहीं किया है, तो हम उस पैनल को जो भरेंगे, हम उस पैनल में किसी कर्मचारी को नीचे से जो लेंगे उसमें, तो हम पैनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, पैनल में संशोधित करना पड़ेगा। तो संशोधन के लिए नियम जो है वो ये कि जिस भी अधिकारी ने उस पैनल का अनुमोदन दिया है, अप्रूवल दिया है, हम उसको नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से के पास भेज के उस पर हम पैनल में अमेंडमेंट करेंगे। ये हमारा 219L है, जो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। जो इसमें थोड़ा डाउट जो है वो है कि 228 जो पैरा है IRM का, वो एरोनियस परमिशन है, उसके बारे में लोगों ने बात की। मैं भी शुरू में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन रहा, लेकिन मुझे जो समझ में आया है कि क्यों पैरा 228 की बात की है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले मैं आपको पैरा 228 और 219 के बारे में बता दूं आपको। ये हमारा पैरा 228 है, और उसके बाद नीचे आएगा पैरा 219। ये पैरा 219 है। पैरा 228 की हम बात करते हैं। पैरा 228 में कहा गया, एरोनस प्रमोशन sometime due to administrative errors staff are overlooked for promotion to higher grade could either be on account of wrong assessment of relative seniority of the eligible staff or full fact not being placed before the competent authority at the time of ordering promotion और सम ऑफ अदर रीजन। ब्रॉडली लॉस ऑफ सीनियरिटी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एरर कैन बी 2 टाइप्स। इसमें कहा गया है कि ड्यू टू कई प्रशासनिक कारणों की वजह से सीनियरिटी गलत बन गई, और कई और रीजन की वजह से हम जो है हमारा लोगों को हम प्रमोशन नहीं दे पाते। और उसमें 2 तरह के मामले होते हैं। पहला मामला है वेयर पर्सन हैज नॉट बीन प्रमोटेड एट ऑल बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो गलत प्रमोशन, एरर प्रमोशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रशासनिक कारण से सीनियरिटी गलत बन गई, कोई भी रीजन रहा, कुछ कमियां होगी, उसकी वजह से जो है हम कर्मचारी प्रमोशन नहीं कर पाए। पहला कारण हुआ है कि कर्मचारी को जो हम प्रमोशन दिया ही नहीं है हमने अभी तक। दूसरा था वेयर पर्सन हैज बीन प्रमोटेड बट नॉट ऑन द डेट फ्रॉम विच ही वुड हैव बीन प्रमोटेड बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यानी कि पहला मामले में तो बताया कि प्रमोशन नहीं हुआ। दूसरा मामले में जैसे किसी आदमी की सीनियरिटी 5 नंबर पे 1 नंबर पे होनी चाहिए, उसकी 25 नंबर पे होगी, तो उसका प्रमोशन 6 महीने बाद हुआ है, तो लेकिन उसको होना चाहिए 6 महीने पहले। तो 2 मामले होते हैं, यदि कर्मचारी का प्रमोशन ही नहीं हुआ है या कर्मचारी का प्रमोशन हुआ है लेकिन लेट से हुआ है। इन दोनों मामले को जो होता है इरोनियस प्रमोशन कहते हैं। और इस पैरा को लागू करने के लिए कहा गया, और इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, इसमें कहा गया लास्ट में, ईच सच केसेस शुड बी डील्ड ऑन मेरिट। The staff who have lost promotion on account of administrative error should on promotion be assigned correct seniority vis-a-vis their junior already promoted। तो ऐसे मामले में इसको पूरा मेरिट पे इसको डील करना है। और कर्मचारी के बाद में जैसे मालूम चला कि सीनियरिटी जैसे मैंने कहा था 1 या 5 पे थी, लेकिन उसकी हमने 25-50 पे डाल दी है, तो उसको पहले तो हम सीनियरिटी करेंगे जूनियर के हिसाब से। मान लीजिए 5 नंबर पे उसका नाम था और उसको हमने 25वें नंबर पे रख दिया गलती से, तो अब उसको नाम क्या करना पड़ेगा, जो 6 नंबर पे जो बंदा था उसको जो प्रमोशन दिया, तो उसके जस्ट ऊपर उसी डेट से उसको हम प्रमोशन देंगे। ये कहा गया है सीनियरिटी असाइन करके जो जूनियर ऑलरेडी प्रमोट हो गया है उसकी डेट से हम देंगे। इरेस्पेक्टिव डेट ऑफ प्रमोशन पे इन द हायर ग्रेड ऑन प्रमोशन मे बी फिक्स प्रोफॉर्मा एट द प्रॉपर टाइम। The enhanced pay may be allowed from the date of actual promotion. No arrears on this account shall be payable as he did not actually shoulder the duties and responsibilities of the service। तो जैसे मैंने कहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी प्रमोशन ऑर्डर हुआ, उसमें अगर मान लीजिए कर्मचारी 5 नंबर पे था, सीरियल 5 पे था, उसका प्रमोशन मान लीजिए जनवरी में हुआ 6 नंबर वाला का जो बंदा था, उसके पीछे जस्ट इमीडिएट जूनियर हम पकड़ते हैं, सीनियर नहीं पकड़ते, 4 नंबर वाले को नहीं पकड़ेंगे। तो अगर कोई कर्मचारी का एक्चुअल सीनियरिटी सही सीनियरिटी 5 नंबर में थी, तो हम देखेंगे 6 नंबर ने कब ज्वाइन किया। अगर मान लीजिए 6 नंबर ने जनवरी या 15 जनवरी आसपास ज्वाइन किया और 25वें में इसका नंबर आ रहा था जुलाई में,
तो हम उसको क्या करेंगे, 6 नंबर ने अगर 15 जनवरी को ज्वाइन किया तो 15 जनवरी से इसको हम परफॉर्मा प्रमोशन देंगे। वहां उसका पे फिक्सेशन ऑप्शन वही जो बात मांगना होगा उसको 15 जनवरी से होगा। एक्चुअल जो पेमेंट जो होगा उसको अगर 15 जुलाई से उसने ज्वाइन किया तो 15 जुलाई से उसको देंगे। ये इन्होंने लगाया है और उसमें रीजन बताया कि क्यों हम 15 जनवरी से उसको एरियस नहीं देंगे, क्योंकि उसने हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं की है। तो अब इसको हम कैसे लेके आएंगे इस सर्कुलर के अंदर, पहले मैं 219 भी को बता देता हूँ, फिर मैं बात करूंगा इस 228 का क्यों जिक्र किया रेलवे बोर्ड ने। ये हमारा हो गया एडवांस परमिशन की बात होगी। अब 219 की मैं बात करता हूँ। 219L की बात है, तो 219L ही मैंने लिखा है, आफ्टर द कंप्लेंट अथॉरिटी हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड, द नेम ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड टू द कैंडिडेट। जैसे ही कोई सिलेक्शन होता है तो उसमें जब हम सिलेक्शन का जो रिजल्ट आता है पैनल, वो हम कर्मचारी को नोटिफाई करते हैं। द पैनल वंस अप्रूव शुड नॉर्मली बी नॉट कैंसिल्ड और अमेंडेड। यानी एक बार पैनल अप्रूव हो गया तो नॉर्मल इसको ना हम कैंसिल करना है ना उसमें हम सुधार कर सकते हैं, ये कहा गया है। If after the formation and announcement of the panel with the approval of competent authority, it is found subsequently that there was procedural irregularity and or other facts, and if it is considered necessary to cancel or amend such a panel, this should be done after approval of the after obtaining the approval of authority next higher than the ones द अप्रूव्ड पैनल। तो इसमें कहा कि नॉर्मली एक बार सिलेक्शन फाइनल हो गया है तो हम उसमें किसी तरह का सुधार या इसको कैंसिल नहीं करते हैं। लेकिन अगर पैनल बनने के बाद, अनाउंस होने के बाद, सर्कुलेट होने के बाद हमको लगता है कि उसमें कुछ प्रोसीजर इरेगुलरिटी थी या कोई और अन्य कारण थे और हमको लगता है कि नहीं हमको पैनल में सुधार करना जरूरी है या कैंसिल भी करना, मान लीजिए बहुत सारी गलतियां होगी, हमको पैनल ही कैंसिल करना है, या हमको लगता है कि छोटी सी एक आदमी रह गया तो उसको ऐड करना है। दोनों मामले में छोटी कमी हो या बड़ी कमी हो, बड़ी गलती की वजह से कैंसिल करना, दोनों ही मामले में वो जो पैनल जो होगा, पहले जिस अधिकारी ने उसको अप्रूवल दिया, स्वीकृति दी, सैंक्शन दिया, अप्रूवल दिया, उसके नेक्स्ट अथॉरिटी जो भी होगी वो उसको जो है अप्रूव करेगी। और जैसा कि हम मानते हैं कि जो भी सिलेक्शन होते हैं उस पर पैनल अप्रूविंग अथॉरिटी जो होती है एसएजी ग्रेड होती है, और डिवीजन में एडीआरएम होते हैं, एडीआरएम ऑब्लिक डीआरएम होते हैं। तो अगर इसमें कहा गया है कि where a selection panel has been approved by ADRM in division, a proposal for modification of the panel may be approved by DRM as the authority next higher than the ones the approved panel। इसमें अगर DRM ने अप्रूव किया, ADRM ने अगर अप्रूव किया है अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने, तो फिर हम DRM के पास जाएंगे बीइंग उसको नेक्स्ट हायर अथॉरिटी मानते हुए। और अगर DRM ने किया है, नीचे वाले लाइन में कहा गया अगर DRM ने अप्रूव किया है तो फिर हेडक्वार्टर में जो है जो भी CHOD PHOD होगा उनके पास जाएगा अप्रूवल करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने इस लेटर के अंदर रेलवे बोर्ड ने 228 और 219 किया। तो 219 में जैसे इन्होंने कहा है कि पहले चूंकि पैनल में जो शॉर्टफॉल रह गया था कर्मचारी के किसी और पैनल में नाम आने की वजह से, उसके नहीं ज्वाइन करने की वजह से, तो हम पैनल में हम सबसे पहले पैनल को अमेंड करेंगे। अमेंड जो करेंगे वो जिसने भी पैनल अप्रूव किया उसके बाद नेक्स्ट अथॉरिटी के पास जाएगा। अब अमेंड कैसे होगा, कैसे 228 का जो हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक अपना लॉजिक लगाया, वो मैं जरा आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि ये मेरा खुद का इंटरप्रेशन है, इसको प्लीज ऑफिशियली ले जाए। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है कि मान लीजिए कोई सिलेक्शन होता है वेलफेयर इंस्पेक्टर का, और उसमें टोटल वैकेंसी हमारी है, टोटल 5 है, 3 यूआर, एक एससी और एसटी की वैकेंसी हमारी है। मैं पीडब्ल्यूडी की बात नहीं ली इसमें मैंने। तो उसमें वेलफेयर इंस्पेक्टर जो सिलेक्शन होता है इस पर मेरिट से होता है, जो भी मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। और मैं जैसे बताया मैंने कि मान लीजिए ये नीचे वाली जो पोजीशन है ये हमारी पोजीशन है ABCDFG यहाँ एन तक है, ये एज पर मेरिट के हिसाब से जो पोजीशन है ये। और इसमें कैटेगरी मैंने बताइए UR SC ST यहाँ दिखाया हुआ, और हमको वैकेंसी जैसे हमारी थी 3 UR की, तो हमने टॉप ABC को यहाँ ले लिया है। और फिर SC की वैकेंसी थी, जो नेक्स्ट SC जो भी आता है J को हमने यहाँ लेके आए, और ST जो था M वो यहाँ आ गया। ये हमारा पैनल बना हुआ है, ये एक नॉर्मल पैनल है आपका, 5 लोगों का पैनल है मेरिट के हिसाब से जो लिया आपने। यहाँ पे एक्चुअल में पोजीशन मेरे ख्याल से L और M के आनी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ 5 पकड़ेंगे जो पैनल के हिसाब से बता रहे हैं। तो अब ये हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ जो C एम्प्लॉय था, ये जो बंदा था, ये इसका मान लीजिए कहीं और सिलेक्शन हो गया है, CLA बन गया है, चीफ लॉ असिस्टेंट बन गया है, या कोई और 2 या 3 जगह से सिलेक्शन हो गया है, और वो मना करता है कि मैं वेलफेयर में ज्वाइन नहीं करूंगा। तो ऐसी पोजीशन में अभी तक ये होता था कि सिर्फ 2 UR और 2 SC ST, यानी टोटल 4 का पैनल बनता था, और एक शॉर्टेज हो जाती थी। फिर दोबारा सिलेक्शन करने में लंबा प्रोसेस होता है, 1.5 साल। तो 1.5 साल, 1.5 साल तक क्या होता था कि
शॉर्टेज रहती थी। और साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग एलिजिबल होते थे, नीचे जो पैनल में लोग आए हुए हैं, वो कहीं रिटायर हो गया, किसी वजह से, कई और वजह से नहीं बैठ पाया अगले एग्जाम में। वो जो तैयारी भी होती, बार बार तैयारी नहीं हो पाती, तो अब इस बार जो तैयारी की, वो बेचारे वंचित हो जाते थे। स्पेशली इसमें जैसे हम बात करें, इसमें एक डी बंदा था, डी एलिजिबल था, उसको आना चाहिए था, वो अब नहीं आ पाता था। अब बोर्ड ने कहा है कि हम 2 to 8 के हिसाब से हम यूज करेंगे। तो 2 to 8 की यूज करने से मेरा जो इंटरप्रिटेशन ये आता है कि अब ये सी अगर मना करता है, तो इसके बाद यूआर की वैकेंसी है, तो इसमें ये भी हो सकता है सी ने मना किया हो, या बी ने मना किया हो, या ए ने मना किया हो यहाँ पर। तो अभी हम बात कर रहे हैं सी की, मैंने बात की, तो सी की जगह अब हम डी को हम लेके आ सकते हैं यहाँ पर। इमीडिएट मेरिट के हिसाब से यूआर पोस्ट खाली हुई है, तो हम यहाँ डी को लेके आएंगे और डी को यहाँ बिठा देंगे यहाँ पर। मैं इसको इसके साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आया, तो अब हम यहाँ पर इसको सी की जगह हम यहाँ पर डी लेके आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से डी हट जाएगा। और ये पैनल अमेंड करेंगे यहाँ पर, ये यू आर था, तो यहाँ पे भी यू आर ही रहेगा। तो ये आपका पैनल आ जाएगा, सी आपका हट जाएगा, तो मैं सी हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये आपका जो है मॉडिफाइड पैनल में आपका एक डी आ जाएगा यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डी एक बार आने के बाद आपको ये पैनल रिवाइज होगा, फिर ये अमेंड होके, फिर आपके अगर एडीआरएम ने अप्रूव किया है, तो फिर डीआरएम ही उसको अप्रूव करेंगे। और एक और बात बता रहा था, मैं बताना चाह रहा था इसमें कि जैसे सी की जगह हम डी लेके आए हैं यहाँ पर, तो अब डी का मान लीजिए ये प्रमोशन हुए जनवरी में, 15 जनवरी के आसपास हुआ है, 15 जनवरी में सबने ज्वाइन कर लिए हैं। अब जब डी को लेके आए हैं और इसका रिफ्यूजल आया है, ऑप्शन आया है, और हम अमेंड कर रहे हैं, डीआरएम का अप्रूवल ले रहे हैं, तो एक लंबा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है इसमें, क्योंकि अथॉरिटीज काफी बिजी होती है। तो उसको करने में कई बार मान लीजिए हम 6 महीने लग गए किसी वजह से, तो मान लीजिए वही इश्यू होगा कि यहाँ 15 जनवरी का इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन सभी ने 10 से 15 के बीच में ज्वाइन कर लिए थे, ए से लेके एम तक, एक्सेप्ट सी ने। और ये फिर होते होते अभी पैनल अमेंड होते हुए मान लीजिए अमेंडमेंट हुआ, फिर सर्कुलेट हुआ, फिर एम्प्लॉय अपने यूनिट से रिलीव हुआ, उसने फिर ज्वाइन मान ली 15 जुलाई को ज्वाइन किया है। तो अब 15 जनवरी से 15 जुलाई के हिसाब से जो डिले होता है, तो ऐसे में हमको क्या करना है कि यहाँ 2 to 8 जो पैरा है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये जे ने कब ज्वाइन किया है। जे ने मान लीजिए 15 की जगह 16 को ज्वाइन किया है, तो 16 जनवरी से इसको परफॉर्मा मिलेगा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। और एक्चुअल एरियर्स जो है उसको जो भी मानना है, पे फिक्सेशन बेनिफिट जो भी है उसको 16 जनवरी से मिल जाएगा, लेकिन एरियर्स जो है या जो भी एक्चुअल पेमेंट जो है वो उसको जहां से ज्वाइन किया वहीं मिलेगा। ये भी कहानी हो सकती है कि मान लीजिए ए ने मना कर दिया हो, तो ए ने मना कर दिया तो भी सेम पोजीशन, एक ही जगह हम डी को ले, ए ने अगर मना किया है, मैं बता दूं आपको, तो इसमें क्या होगा, ए हट जाएगा, मान लीजिए मैं इसको मैं हटा देता हूँ ए को, तो इस केस में यहाँ फिर बी आ जाएगा आपका इस जगह, इधर बी आएगा, इधर सी आएगा, डी तो यही रहेगा आपका, क्योंकि मास के हिसाब से मेरिट पोजीशन जो है उसकी डी नीचे ही है, तो फिर बी और सी ऊपर आ जाएंगे, एक पोजीशन हट जाएंगे यहाँ पे भी यू आर ही रहेगा, और डी यहाँ ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे बी और सी की पोजीशन भी चेंज होगी, ऊपर बढ़ेगी। और यहाँ पे भी वही देखना पड़ेगा आपको कि आपका इमीडिएट जो जूनियर कौन है, उसने किसने ज्वाइन किया, इस तरह का मामला है। तो ये मैंने कोशिश किया है कि एक समझाने के लिए। तो इसमें दो बातें आएंगी आपको 2T8 के हिसाब से, बल्कि आपको पैनल अमेंड करना है तो नेक्स्ट अथॉरिटी से आपको पैनल अमेंड कराना पड़ेगा, और दूसरा अमेंड कराने के बाद अब किस तरह आएगा, तो नेक्स्ट जो इमीडिएट जो होगा यूआर, इसमें एक कहानी और बनती है, मैं बता दूं कि ये हो सकता है कि डी की जगह मान लीजिए ये जो एससी बंदा है, ये बंदा आपका जो है हट जाए, ये नहीं आया आपका, तो फिर आपको एक बंदा लेना है, तो फिर आपको चूंकि एससी की पॉइंट रिजर्व है, तो आपको यहाँ आप जाएंगे, ये आपका जे जे नहीं है, तो अब जे की जगह यहाँ के हम डालेंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे के आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे एससी का बंदा आ जाएगा। अगर यूआर में जाता तो यूआर से हम एक बंदा उठाएंगे, अगर मान लीजिए एससी का बंदा मना कर रहा है शॉर्टफॉल, तो मेरा ये मानना है कि अब एससी का बंदा शॉर्टफॉल होगा, तो इसको भी फिर बेनिफिट को, जब ये एम ने जिस दिन ज्वाइन किया है उस दिन से उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक इश्यू और आएगा, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि किसी वजह से मान लीजिए एम ने ज्वाइन किया है, एम ने रिफ्यूजल दिया है कि वो एम का कहीं और सिलेक्शन, 3 जगह सिलेक्शन हो गया है, और एम ये बोलता है कि मुझे ज्वाइन नहीं करते, एम के लिए फिर हम नेक्स्ट आदमी यहाँ से उठाएंगे, एन को उठाएंगे यहाँ पे, यहाँ हम एन लेके आ जाएंगे यहाँ पे,
ये एन आ जाएगा फॉर एग्जांपल। लेकिन एन चूंकि जूनियर मोस्ट है तो इसको वो परफॉर्मा का बेनिफिट जो है मेरे हिसाब से जूनियर मोस्ट को नहीं मिलता, कि रूल ये है कि आपको परफॉर्मा जब देना है तो हम इमीडिएट जूनियर से हम देते हैं। तो यहाँ चूंकि इसका जूनियर नहीं है तो ऐसे मामले इसको परफॉर्मा प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये जिस दिन ज्वाइन करेगा वहीं से प्रमोशन मिलेगा, और साथ में इससे पहले के जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उनको परफॉर्म मिलेगा, एरियस नहीं मिलेगा। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इस सर्कुलर को समझाने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और प्लीज मैं कमेंट्स भी चाहूंगा कि आप लोग बताइए कि मेरे इंटरप्रिटेशन से कितने आप सहमत हैं। अगर कुछ कमी हो तो बता सकते हैं, अगर किसी का मुझे लगेगा सही और कुछ और अदरवाइज का इसका इंटरप्रिटेशन है तो मुझे जरूर बताएं, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा तो उस पर हम और ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये सर्कुलर जो है मेरे ख्याल से बहुत देरी से हम लोग वेट कर रहे थे इस तरह सिलेक्शन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेलवे बोर्ड इस तरह के सिलेक्शन निकालते हैं ताकि एक बार पैनल बन जाए तो ये जो शॉर्ट फॉल वैकेंसीज जो होती है वो काफी लंबे टाइम से रहती है, कई लोगों का प्रमोशन से वंचित हो जाते हैं। तो इस तरह के क्लेरिफिकेशन आने से जो है लोगों जो वंचित हो रहे थे वो अब नहीं होंगे। तो ये मेरा एक इसके वीडियो के माध्यम से मैं रेलवे बोर्ड के बाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा क्लियरेशन निकाला और टाइमली क्लियरेशन निकाला, कि अभी काफी लोग प्रमोशन के इंतजार में रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं लोग। काफी आजकल लोग हार्ड वर्किंग लोग भी रेलवे में आ रहे हैं, काफी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कई लोग काफी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। तो इस तरह की शॉर्टफॉल लेने से काफी लोगों को दिल दुख रहा था, तो अभी मेरे ख्याल से लोगों को खुशी होगी। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह प्लीज मेरे वीडियो देखते रहें। थैंक यू।